जय हिंद कैडेट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने पढ़ा था प्लानिंग इन इंडिया, जो कि सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, देखो आज के लेक्चर के अंदर हम जीडीपी, जीएनपी मतलब नेशनल इनकम के जो टर्म्स है, जीडीपी है, जीएनपी, एनएनपी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बैंकिंग बॉडीज के बारे में जानेंगे कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के टर्म्स क्या है, इसके मॉनेटरी पॉलिसीज क्या क्या है, मार्केट के अंदर इकोनॉमी को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, और इसके साथ ही हम कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात करेंगे, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, और हम यहां पे साथ ही साथ यूएन के बारे में भी बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम नेशनल इनकम के कुछ टर्म्स को देखेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो उनको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बैंकिंग सिस्टम पे हमारे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। काफी आसान शब्दों में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मगअप नहीं करना है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज को आपने रट लिया, नहीं, रटना नहीं है, हमको समझना है। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी जनरेट होनी चाहिए कि हाँ, आपने अगर कुछ पढ़ा है तो भले ही एनडी एग्जामिनेशन के अंदर आपको उसका फायदा नहीं हुआ, भले ही वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया, बट आपको उस टॉपिक की एक समझ हो गई, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। ये आपका मोटिव होना चाहिए ना। सीखने के लिए पढ़ो बेटा, जब सीखने के लिए आप पढ़ते हो ना तो चीजें आसान हो जाती है और लाइफ में फिर आपका वो सीखा हुआ कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। ये बोलते हैं ना कि किसी कंट्री की जीडीपी कम हो रही है, देश की जीडीपी बढ़ गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो जीडीपी कम हो जाती है, कोविड के टाइम पे जीडीपी नेगेटिव चलेगी, तो जीडीपी होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रॉस मतलब क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक मतलब क्या है? घरेलू। और प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन। मतलब साल भर के अंदर जितना भी हमारा एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, डोमेस्टिकली हमारे यहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर, उनकी टोटल वैल्यू मार्केट के अंदर कितनी है, उसी को कहा जाता है देश की जीडीपी। एग्जांपल के अंदर भी यहां पर देखिए यही लिखा है डेफिनेशन के अंदर, जीडीपी इज द टोटल मार्केट मनी, याद रखना, मार्केट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स इन द इकोनॉमी टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी जो टोटल मार्केट की वैल्यू, उसी को जीडीपी कहते हैं। अब देखो, इसको एक आसान से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं कि किसी कंट्री के अंदर 500 कार बन रही है और एक कार का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, टॉय कार है, तो यहां पर टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपका हो जाता है 50,000। मतलब ये माना जाएगा कि उस कंट्री की जो जीडीपी है वो कितनी है? 50,000 है, कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, उसको ही कहा जाता है जीडीपी। तो याद रखना, ये हालांकि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, ये रियल नहीं है, ये एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रहे हैं, अब देश में क्या प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स के अंदर? देश में कार भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो है वो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा हम खाने पीने की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनकी जितनी की भी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को जब काउंट किया जाएगा तो वो हमारी जीडीपी होती है। साथ ही साथ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इसके अंदर आती है। सर्विसेज क्या होता है वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो आप मार्केट के अंदर मनी के फॉर्म में निकालते हैं, वो आपकी जीडीपी होती है। नेशनल इनकम को मेजर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? अब देखिए, नेशनल इनकम और जीडीपी को मेजर करने के लिए भी कौन कौन से मेथड होते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, या ऑल द अबव होता है। याद रखिएगा, ये सारे ही मेथड्स को यूज किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, बट इसमें सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज हमारे देश में किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। बाकी ये सारे मेथड्स भी होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? जीडीपी में हम क्या बोल रहे थे कि विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर साल भर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनकी मार्केट के अंदर मनी में जो वैल्यू है वो हमारे देश की जीडीपी होती है। अब इसमें हम क्या काउंट कर रहे थे? जीडीपी के अंदर देश के अंदर ही जितनी इनकम हो रही है, यहां पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसमें ऐड कर दिया जाता है जीएनपी के अंदर कि देश के अंदर की इनकम प्लस इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब देश के बाहर से भी अगर हमको कोई इनकम हो रही है तो। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर देश से बाहर से कौन सी इनकम आती है?
एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। मान लीजिए इंडिया ने किसी कंट्री को लोन दे के रखा है $5 बिलियन का। अब लोन की इंटरेस्ट वो पे करते हैं, वो भी हमारी बाहर से इनकम हो रही है। दूसरी चीज, इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस जो है वो अमेरिका के अंदर भी स्टैब्लिश्ड है, कनाडा के अंदर भी स्टैब्लिश्ड है, वहां से जो प्रॉफिट होकर आ रहा है पैसा वो भी हमारे देश में आ रहा है, वो भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है। मान लीजिए जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, इसका नाम है रोलेक्स। रोलेक्स जो है वो रहते हैं यूएस के अंदर, और रोलेक्स जो है वो यहाँ रूल यूएस के अंदर काम करते, बट इनकी पूरी की पूरी सैलरी अपने माता पिता के पास इंडिया में भेज देते हैं। बहुत अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे, तो पूरी सैलरी माता पिता के पास भेज देते हैं। ये भी नेट इनकम के अंदर काउंट की जाती है। बट इसमें एक और चीज होती है, याद रखिएगा, कि जो भारत के अंदर इनकम हो रही है ऐसे लोगों की जो कि विदेशी हैं। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति का जो नाम है, इसका जो नाम है हम मान लेते हैं ये है जॉन। जॉन जो है वो यूएस का निवासी है, बट ये भारत में रह के काम कर रहा है। तो भारत में जब ये रह के काम कर रहा है तो ये अपनी पूरी इनकम कहां भेज देगा? ये पूरी इनकम भेज देगा अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर। तो ये इनकम को माइनस कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो कि विदेशी कंपनी है, वो व्यापार अगर करती है तो ऑब्वियसली चीज है, उसकी जो इनकम है वो भी उसके देश में जाएगी, तो इसको माइनस भी कर दिया जाता है। तो एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि जीएनपी के अंदर आपकी जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है ना, उसको आपको ऐड करना होता है। ये सिंपल सा है। तो मुझे इसका फॉर्मूला बताना आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए जीएनपी का। आसान है, समझ में आ गया। जीडीपी प्लस इसमें आप क्या कर रहे हो, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, बस यही है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे हो सकती है वो मैंने बता दिया। बट ये भी याद रखना है कि भारत के अंदर अगर कोई फॉरेनर जो कि जिनकी इनकम आ रही है और वो अपनी पूरी इनकम को अगर अपने देश में भेज देते हैं तो उसको माइनस भी इसमें करना पड़ता है। हालांकि आप इतना डिटेल में मत जाओ, सिर्फ एक पॉइंट याद रखो कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड करनी पड़ेगी आपको। अब आगे आता है हमारा एनडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप समझते हैं ना कि नेट कोई चीज आता है, ग्रॉस तो ठीक है, नेट क्या वैल्यू आ रही है। तो ये एनडीपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द डिफाइंड एज द नेट वैल्यू of all the goods and services produced within the country's geographical boundaries after adjusting the depreciation। मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा, जीडीपी में से आपको क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपका एनडीपी आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज हो, गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हर गुड्स की वैल्यू कम होती जाती है कुछ साल के बाद, हर एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मान लो आज मैं कार खरीदता हूं, कार की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, अगले साल उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। उस कार को जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 लाख या इवन 7 लाख। 5 साल 6 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। तो जो डेप्रिसिएशन लगता जाता है, तो जब आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब जो टोटल आपकी जीडीपी थी उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जो नेट वैल्यू आ रही है माइनस करने के बाद उसे कहा जाता है एनडीपी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना कि रियल में क्या है नेशनल इनकम, वो निकालने के लिए उस कंट्री की एनडीपी को निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन हटाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे हम बात कर रहे हैं एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये भी बड़ा आसान है। आपको इसमें क्या करना है कि जो आपकी जीडीपी थी, जीडीपी के अंदर क्या हो रहा था कि कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे उनके थ्रू उनकी जो मार्केट की वैल्यू थी प्लस वो, इसमें क्या किया जाता है एनएनपी के अंदर कि आपका जो जीएनपी है, जीएनपी आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, जीएनपी का क्या मतलब था, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये वही चीज बात कर रहे हैं कि जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लो। मतलब जितनी भी देश की टोटल इनकम हो रही है, चाहे वो देश के अंदर हो रही है देश के बाहर से आ रही है, जो टोटल इनकम हो गई उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आपका एनएनपी आ जाता है। और ये किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये रियल वाली इनकम होती है एनएनपी, रियल में, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, देश के अंदर की इनकम को भी कैलकुलेट कर लिया, बाहर से इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ले लिया, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया। मतलब सब जोड़ घटा गुणा भाग सब करने के बाद जो इनकम आती है वो कौन सी आती है, हमारी एनएनपी आती है। तो एनएनपी जो है वो किसी भी कंट्री की रियल एक इनकम बताती है। क्लियर हो गया? ये आसान से कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है इसमें। जीडीपी मतलब देश के अंदर की इनकम, जीएनपी मतलब देश के अंदर की प्लस बाहर की भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर लिया आपने। और एनएनपी के अंदर आपने क्या किया था, ये जीएनपी में से जो टोटल चीज आई थी उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि साल दर साल चीजों की वैल्यू कम भी तो होती जा रही है। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आ गया हमारा एनएनपी। तो ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब आते हैं हमारे रियल टॉपिक की तरफ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पर कैपिटल इनकम। देखो
किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी को अगर आपको चेक करना है ना कि उस देश में लोगों की रियल इनकम क्या है, तो ये देखा जाता है पर कैपिटल इनकम से कि पर पर्सन की इनकम क्या है, एक आदमी कितना कमा रहा है। उसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटल इनकम का कि टोटल इनकम ऑफ एरिया, मतलब किसी भी देश की टोटल इनकम उसका डिवाइड कर दीजिएगा टोटल पॉपुलेशन से। तो जब आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपका जो निकल कर आता है वो आता है पर कैपिटल इनकम। मान लो किसी एरिया था, उस एरिया का जो टोटल वैल्यू था वो था 1000, वहां पर 10 लोग रहते थे, तो हर व्यक्ति की जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 100 यहां पर आ जाएगी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, तरीका होता है। और किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी का या उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यहां पर क्या होता है, पर कैपिटल इनकम होता है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जीडीपी क्यों नहीं होता, जीडीपी से भी तो निकाल सकते हैं कि किसी देश की जीडीपी अगर बहुत ज्यादा है वो देश तो बहुत अमीर हो गया। सर ऐसा नहीं होता। क्या होता है, कई कंट्रीज के अंदर लोग गरीब रहते हैं पर उस कंट्री के राजा के पास काफी ज्यादा पैसा रहता है, वहां की सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। तो कंट्री की रियल कंडीशन आप उसकी जीडीपी से नहीं बता सकते। अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की सरकार बहुत अमीर है बट वहां के लोग गरीब हैं। तो किसी भी कंट्री की जो रियल स्टेटस है, जो रियल इकोनॉमिकल स्टेटस है ना, वो हमेशा उसकी पर कैपिटा इनकम भी इसको कहा जाता है, पर कैपिटल इनकम से भी निकाला जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। सबसे पहले हम करेंगे यूएन, यूनाइटेड नेशंस। काफी ज्यादा आपने नाम सुना होगा, यूएन काउंसिल की बात की जाती है, यूनाइटेड नेशंस की बात की जाती है। अब ये यूनाइटेड नेशंस है क्या, आइए इसको देख लेते हैं। The representatives of the 50 government met in San Francisco on 25th April 1945 कि जो 50 गवर्नमेंट के या 50 नेशंस की जो गवर्नमेंट थी वो सैन फ्रांसिस्को में मिली। अब क्वेश्चन आता सर मिली क्यों, सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों की सरकार क्यों मिली है? पिक्चर से कुछ याद आ रहा है? ये वर्ल्ड वॉर 2 का पिक्चर है। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ कि दुनिया के अंदर कुछ देश जीत गए थे बट स्टिल जब भी कोई लड़ाई होती है ना, जब भी कोई वॉर होता है तो एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो देश जीता उसकी इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी और जो देश हारा उसकी इकोनॉमी तो होगी खत्म। वर्ल्ड वॉर के बाद यही हुआ कि जो देश जीत गए ना उनकी इकोनॉमिकल हालत भी बड़ी खराब हो गई थी। देखो ये पिक्चर बता रहा है कि पूरा एरिया ही खराब हो गया, पूरा का पूरा टूट गया है। अब नेशन को बिल्ड करना, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, भले ही रशिया जीत जाए या भले ही यूक्रेन जीत जाए वॉर के अंदर, दोनों की इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब होने वाली है। खासकर यूक्रेन की, छोटा देश है, फंडिंग ज्यादा नहीं है, जीडीपी ज्यादा नहीं है। रशिया संभल जाएगा, दोस्त ज्यादा है उसके। तो किसी भी देश में जब कोई भी देश वॉर में जाता है ना तो वॉर के टाइम पे इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। हमारी बात हम कर लेते हैं, जब हमारे देश में 3rd 5 ईयर प्लान आया था उस टाइम पे 2 वॉर हमने लड़े, एक वॉर उसमें से जीता भी था। तो यहां पर स्टिल हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी। बेटा वॉर में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, वेपन्स काफी महंगे आते हैं, तो कंट्री की पूरी इकोनॉमिकल पोजीशन या इकोनॉमिकल वर्थ भी झोंक दी जाती है वॉर के अंदर। तो हुआ यही, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे देश मिले और उन्होंने बोला कि अरे कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बैठक या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना पड़ेगा जिसमें हम डिसाइड करें कि आगे जाके इस तरीके के वॉर्स हम ना लड़ें। ये वॉर्स अगर हम लड़ते हैं तो फिर बहुत बड़ी समस्या यहां पर आ जाती है क्योंकि पूरे देशों की इकोनॉमी खराब हो जाती है और ये वॉर आगे ना हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ना हो जाए। तो इसके लिए हमको सारे नेशंस को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि जब भी अगर ऐसी कोई समस्या आए, वॉर की बात आए, तो हम बातचीत से उसका निदान निकाल लें, ना कि हम लड़ रहे हैं, हम वॉर फील्ड के अंदर आ गए, सारे नेशन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि जो देश की सरकारें हैं, सरकारें तो वॉर लड़ लेती है बट जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलती है वो उस देश की जनता झेलती है, नागरिक झेलते हैं, फौजी झेलते हैं। हम लोग फौजियों से बोलते हैं कई बार कि वॉर बुरी चीज है, एक फौजी को सिखाया जाता है कि वॉर बुरी चीज होती है। अरे एक फौजी से अच्छा कौन जान सकता है कि वॉर कितनी बुरी चीज है ना, वॉर कितनी बुरी चीज है वो एक फौजी से अच्छा कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। इस साथी के साथ वो सुबह बैठ के खाना खा रहा था, वो साथी शाम तक नहीं होता उसके पास। बहुत सारी चीजें होती कि वॉर सोल्यूशन नहीं होता, बट हाँ एक चीज ये भी है, अगर कोई सामने से आपके देश पे अटैक कर रहा है तो फिर आप चुप थोड़ी ना बैठोगे, तो वॉर ही एक सोल्यूशन है, ये चीज भी होती है। बट जहां तक हो सके वॉर को टालना चाहिए, बट अगर एक बार इंटर होना पड़े ना फिर पीछे मत हटो, बस इतना सा पॉइंट होना चाहिए हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम यहां पर क्या हुआ, एक यूएन का चार्टर इन्होंने तैयार करा। चार्टर मतलब कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ये था कि अब सब मिलजुल कर काम करेंगे। इस चार्टर को अडॉप्ट किया था 25 जून 1945 को, इस पे साइन किए थे नेशंस ने 26 जून को, ये भी चाहो तो नोट कर लेना। ये इफेक्ट में है 24 अक्टूबर 1945 से। और इसमें जब फाउंडिंग मेंबर्स थे, टोटल कितने मेंबर्स थे फाउंडिंग मेंबर्स? 51 फाउंडिंग मेंबर्स इसके अंदर थे। याद रखना टोटल 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में
93 टोटल मेंबर्स है, और इसका जो लास्ट मेंबर है वो है साउथ सुडान। स्टैटिकल डेटा कुछ ज्यादा है, याद रखना पड़ेगा आपको स्टैटिकल डेटा इसमें। आगे बात कर लीजिए, हेडक्वार्टर्स कहां है यूनाइटेड नेशंस का, पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और 1949 के अंदर ये बिल्ड किया गया था। और ये जो हेडक्वार्टर है बहुत बड़ा है, अगर आप जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये दान करी थी एक व्यक्ति ने, नाम याद रखना, जॉन डी रॉकफेलर इनका नाम था। इन्होंने, इनकी प्रॉपर्टी थी वो, इनकी बिल्डिंग थी, इन्होंने उसको दान कर दिया था यूएन को, और यूएन का हेडक्वार्टर फिर वहां पर बन गया। ओके, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन सी 6 लैंग्वेजेस है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशंस की। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है अभी, टोटल मेंबर नेशंस है 193 एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये अभी सेक्रेटरी जनरल है यूएन की। आगे बात, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय, जो नाम दिया गया है यूनाइटेड नेशंस, नाम से क्लियर हो रहा है ना, यूनाइटेड, यूनिटी, एक साथ, यूनाइटेड नेशंस, एक साथ सारे नेशंस मिल गए। तो यूनाइटेड नेशंस जो नाम दिया था वो किसने दिया था? यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन इसे नाम दिया था। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के वापस से चांसेस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन की बहुत सारी बॉडीज है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी बहुत सारी बॉडीज है, जैसे जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है। तो ये सारे काउंसिल्स इसकी है। अब इसमें से सभी हमको नहीं पढ़ना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी हमको पढ़ना है, एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। फिर सबसे पहली है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, वो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, यूनाइटेड नेशंस का यूएनजीए। याद रखिएगा, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं कि हालांकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, बट ये मान लिया जाता है कि अर्थ के अंदर जितनी भी नेशंस हैं, हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर होते हैं, इस काउंसिल के अंदर होते हैं। आगे, द यूएनजीए इज हेडेड बाय इट्स प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट इसे हेड करते हैं, हु इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। याद रखिएगा, 1 साल का टर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी कौन है प्रेसिडेंट? अभी प्रेसिडेंटशिप किसको दी गई है, ये कमेंट में बताइएगा। आगे, इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, इसे भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? नेता बैठते हैं और वो पॉलिसीज बनाते हैं। यहां पर भी तो सेम ही चीज हो रही है कि पूरी दुनिया के जो मेजर नेता है, जो पॉलिटिशियंस है, सारे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दुनिया के, वो सारे एक जगह बैठे हैं और पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। और पॉलिसीज क्यों बनाई जाती? ताकि देश फ्लोरिश करे, जिंदगी फ्लोरिश करे और विश्व फ्लोरिश करे। मेजरली इनका मोटिव यहां पर यही होता है। अब ये बेसिकली यूएन का मोटिव यही है कि देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ही वो परिस्थितियां वापस पैदा ना हो जिनके कारण वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए थे। आप देखेंगे अभी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूएन को बोला गया कि आप इसमें इंटरवेन करो। चाइना और ताइवान का इश्यू चल रहा है तो यूएन उसमें इंटरवेन कर रहा है। तो यूएन का काम ही मेजरली है कि वापस से वो वाली सिचुएशंस ना बन जाए। चलिए आगे बात करते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भी हमारे देश की, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो भी यूएन के अंदर, जो यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही है 1953 के अंदर। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना क्योंकि वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर बेटा ये जो पॉइंट है वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसे यूएनएससी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इट हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ये आप कई बार सुनेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, बट चाइना उसे बनने नहीं दे रहा है।
और जब भी चाइना की बात आती तो ये यूज आपने सुना होगा कि चाइना अपने वीटो पावर का यूज कर लेता है और फिर वो भारत को इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहा है। अब क्या है वीटो पावर, परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है, पूरा समझते हैं। देखिए टोटल मेंबर्स इसकी बात की जाए, टोटल मेंबर्स इसमें 15 होते हैं, याद रखिएगा। परमानेंट मेंबर्स इसके 5, मतलब 5 मेंबर्स परमानेंट रहेंगे और बाकी जो मेंबर्स होते हैं 10 वो नॉन परमानेंट होते हैं, मतलब वो नेशंस चेंज होते रहते हैं। बट परमानेंट मेंबर्स जो है वो 5 है और ये परमानेंट मेंबर्स का दबदबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में काफी ज्यादा है। अभी परमानेंट मेंबर्स में चाइना भी आता है, रशिया है, फ्रांस है, यूएसए, यूके, बट चाइना यहां पर है। जब भी हम भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने की बात की जाती है कि भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप दे दी जानी चाहिए, तो चाइना अपने वीटो पावर का यूज कर लेता है। ऐसा हुआ है और चाइना बोलता नहीं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जानी चाहिए। अभी वीटो पावर क्या होता है, देखिए वीटो का मतलब हमने नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि अगर ये 5 मेंबर्स किसी मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा करनी है या किसी मुद्दे के ऊपर कोई डिसीजन लेना है, तो ये जो 5 मेंबर्स है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, अगर ये एक साथ उस पर सहमति नहीं देते कि सभी बोल रहे कि यस सभी की सहमति है, तभी उस मुद्दे के ऊपर जो रिजल्ट है उसे फाइनलाइज किया जा सकता है, तभी डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब मान लो डिसीजन ये लेना है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए यूएन की, तो जब तक ये 5 मेंबर्स हां नहीं बोलेंगे तब तक भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जा सकती। अगर एक ने भी ना बोल दिया, मतलब चाइना ने ना बोल दिया, बाकी ये चारों एग्री हैं, तो भी हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि वीटो पावर का यूज कर लेता है। और वीटो पावर यही कहता है कि किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए सभी का एक जैसा वोट होना जरूरी है। ये समझ में आया होगा आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10, उनका टेन्योर कितना होता है, 2 साल का। परमानेंट तो परमानेंट ही, टेन्योर की बात ही नहीं है। द काउंसिल प्रेसिडेंसी इज ए कैपेसिटी दैट रिस्टोर्ड एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर। हर महीने इनके 15 मेंबर्स के बीच में ये इधर से उधर रिस्टोर या वापस से इधर उधर घूमती रहती है। किसकी, काउंसिल की प्रेसिडेंशिप, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे दुनिया की कोर्ट भी कहा जाता है, आईसीजे। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट ये होता है और कई इंपॉर्टेंट मुद्दे भी इसके अंदर यहां पर जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आईसीजे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया था। हेडक्वार्टर याद रखिएगा द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात की जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से ऑफिसर का, इंडियन नेवी के भूतपूर्व ऑफिसर का केस आईसीजे में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। आईसीजे में किसका केस चल रहा है, जिसको पाकिस्तान ने, जिनको अबडक्ट कर लिया था, अपहरण कर लिया था और जिन पे इल्जाम लगाया है, ये बोल रहे हैं कि रॉ एजेंट है और पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। मुझे बताइएगा आईसीजे के अंदर किसका केस चल रहा है, बताइएगा। आगे बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा आईसीजे की इंग्लिश है और फ्रेंच है। आईसीजे के अंदर 2 लैंग्वेजेस ऑफिशियल है, 6 नहीं है, इंग्लिश और फ्रेंच। टोटल 15 जजेस इसमें होते हैं। हर जज का जो टेन्योर है वो 9 इयर्स का होता है। याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 जजेस किसी भी एक कंट्री के नहीं हो सकते हैं, मतलब ये नहीं हो सकते कि 2 जज भारत के हो जाएं या 2 जज अमेरिका के हो जाएं 15 में से, नहीं। कोई भी 2 जज एक कंट्री के यहां पर नहीं हो सकते हैं। नो 2 जजेस कैन हैव सेम नेशनलिटी इन द आईसीजे। इलेक्शंस are held every 3 years for 1/3 of the seats and the retiring judges may be re-elected। मतलब क्या होता है कि 1/3 सीट्स की जो जजेस की जो सीट्स होती हैं वो हर बार वैकेंट हो जाती है, हर 3 साल के अंदर वैकेंट हो जाती है और वापस से उनका री इलेक्शन किया जाता है। और जो एक बार आईसीजे का जज बन चुका है वो वापस से आईसीजे में जज बन सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट से याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दोनों के अंदर आपको एक कॉन्फ्रेंस की बात याद आएगी, वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। वह ये था बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी हो गई थी खत्म। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एक ऐसी फाइनेंशियल बॉडी की जरूरत थी जो लोन दे सके, जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सके। तो सारे नेशंस एक साथ मिले और उन्होंने एक बॉडी का निर्माण किया। हालांकि वो बॉडीज बाद में डिवाइड होगी, वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ के बाद आईएमएफ के फॉर्म में डिवाइड हुई, वर्ल्ड बैंक के फॉर्म में डिवाइड हुई। ये सारी जो तवज्जो चल रही थी, ये जो सारा चीजें हो रही थी, ये हुई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 1944 में। और उसके बाद 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है वो फॉर्मेशन किया गया। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स इसमें 190 है। 189 मेंबर्स तो यूके के, यूएन के हैं और एक मेंबर इसका कोसोवो। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें। लास्ट मेंबर्स का है
द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा, ये इसका लास्ट मेंबर है। आइनोस्टैटिकल डाटा ज्यादा है बट याद रखना जरूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम है एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करना, क्रेडिट फंक्शंस करना। क्रेडिट फंक्शंस मतलब आपने देखा होगा आईएमएफ जो है वो कंट्रीज को लोन देता रहता है, गरीब कंट्रीज को देता है। हमें भी आईएमएफ ने लोन दिया है 1991 के टाइम, जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब हम आईएमएफ की तरफ ही गए थे। उसके पहले भी हमें काफी लोन आईएमएफ ने दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस को रिमूव करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना नेशंस को, इवन टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। और अभी अगर यहां पर इनके हेड की बात की जाए तो वो कौन है, याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये अभी आईएमएफ की हेड है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशंस के अंदर पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं आईएमएफ। इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द आईएमएफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिया आईएमएफ का फाउंडर मेंबर रहा है। जब आईएमएफ बन रहा था उसका फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर भारत भी था। इसके बाद अगर बात की जाए, इंडिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसो गवर्नर ऑन द आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। आईएमएफ के अंदर क्या होता है, जितने भी नेशंस हैं वो नेशंस का एक मिलजुल के इनका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। तो क्या होता है, हर नेशन का, हर देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो ऑटोमेटिकली आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर एज गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंटेड हो जाते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा गया है बहुत बार कि कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है आईएमएफ। तो आईएमएफ निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट आईएमएफ निकालता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट्स याद रखना, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को पहले कहा जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद आ रहा है कुछ, रिकंस्ट्रक्शन क्यों बोलते थे इसको, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी खत्म हो गई थी, इकोनॉमी को बिल्ड करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था, नेशंस को डेवलप करना था, इसलिए इसका नाम रखा गया था द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी से कहा जाता था। इसे भी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के अंदर ही बनाया गया था। हालांकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वर्ल्ड बैंक का वो याद रखिएगा 1945 के अंदर हुआ है। याद रखिएगा ना, 1944 के अंदर ये प्रपोजल आया था और फुल्ली फंक्शनल इसका जो फॉर्मेशन हो गया था वो 1945 के अंदर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, जैसे आईडीए आती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आती है, ईयर याद रखिएगा 1960। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आती है 1956 के अंदर है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA आती है जो 1988 के अंदर फॉर्मुलेट की गई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID 1966 के अंदर इसे फॉर्मुलेट किया गया था। एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था पाकिस्तान को लेके, इस यहां पर बहुत बड़ा मुद्दा था, काफी चर्चाओं में रहा था कुछ साल पहले, है ना, पता होगा आपको तो बताइएगा मुझे कौन सा मुद्दा था, बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा था। चलिए आगे बात की जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स की, तो फॉर्मेशन इसका 1944 के अंदर बन गई थी। 1945 के अंदर ये फंक्शन में आ गया था। हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा वॉशिंगटन DC के अंदर। प्रेसिडेंट इसके कौन है, डेविड R मालपास इसके 13वें प्रेसिडेंट हैं। टोटल मेंबर्स इसमें कितने हैं, 189 टोटल मेंबर्स है। और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है, अंशुला कांत है। याद रखिएगा भारतीय है इसलिए पूछा जा सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है, तो अंशुला कांत इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। याद रखिएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है अंशुला कांत, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स निकालता है, रिपोर्ट्स याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहा जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखना पूछा जा सकता है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। इसमें ये ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस वाली रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स भी एक संगठन है। ब्रिक्स नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन कौन सा नेशन है। ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो ये ग्रुप है दुनिया की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का, ऐसी इकोनॉमी जो धीरे धीरे दुनिया के अंदर लीड कर रही है, इमर्ज हो रही है। जिस टाइम पे बनाया गया था उस टाइम पे ये इकोनॉमीज इमर्ज कर रही थी, अब इसमें से काफी इकोनॉमीज स्टेबल हो चुकी है। इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है। B से होता है ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया,
टी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका लास्ट मेंबर है, याद रखिएगा। और ये नाम याद रखना, पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स में आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेली कॉइन्ड द टर्म ब्रिक। उन्होंने, जिम ओ'नेली ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने टर्म दिया था ब्रिक। ब्रिक ही था पहले, एस नहीं था। क्यों नहीं था एस? मैंने बताया साउथ अफ्रीका बाद में मेंबर बना है। 2006 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2006 है। हेडक्वार्टर ब्रिक्स का कहां पर है? याद रखिएगा, शंघाई चाइना के अंदर है। साउथ अफ्रीका लास्ट मेंबर बना है ब्रिक्स का, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और लास्ट में आया था साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट समिट, पहली बैठक हुई थी इनकी 2009 के अंदर रशिया में, और साउथ अफ्रीका, इसके बाद साउथ अफ्रीका वाज इनवाइटेड टू जॉइन द ब्रिक्स ऑन 24 दिसंबर 2010 एंड द 14 अप्रैल 2011 साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जोकोबो जुमा अटेंडेड द थर्ड ब्रिक्स समिट इन सानिया, चाइना। करंट समिट कौन सी है ब्रिक्स की? हुई थी 14th हुई थी, कहां पर? चाइना की हम बात कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है आपका एनडीबी। एनडीबी का मतलब है बेटा न्यू डेवलपमेंट बैंक। It is a multilateral development bank jointly founded by the BRICS countries at the 6th BRICS summit in Fortaleza, Brazil in 2014. हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है, चाइना के अंदर है। ये ब्रिक्स नेशन ने ही इस बैंक को बनाया है। देखिए क्या होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो बैंक्स होते हैं ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये डेवलप्ड कंट्री के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में होती है। डेवलप्ड कंट्री समझ रहे हैं, ब्रिटेन हो गया है, यूएसए हो गया, इनके इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा रहती है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये डेवलपिंग नेशंस या कोई भी डेवलपिंग नेशन इनके पास लोन मांगने के लिए जाता है ना, तो ये कई बार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं जिनको फुलफिल कर पाना हर नेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो एक इनसे बचने के लिए यहां पर ये सोचा गया कि अलग से हम खुद ही एक बॉडी बना लेते हैं, जो इसके थ्रू जब भी हमको फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़ेगी या किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे। तो यहां पर ब्रिक्स नेशन ने मिलकर क्या बना दिया? एक बॉडी बनाई जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना के अंदर, और इसने बहुत काम किया है। 18 प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर अप्रूव भी किया है, बहुत काम किया। कोविड-19 के टाइम के ऊपर भी यहां से हमने पैसा लिया था, इन्होंने भी हमें पैसा दिया था। तो ये बैंक्स, ये इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये मदद करती है हमारी। और ऐसा नहीं कि ये फ्री में मदद कर देती है, ये लोन देती है, हमारा भी कुछ शेयर्स इनके अंदर होता है, हम भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो दैट्स वाई इस तरीके से पूरा, जो मैं गेम तो नहीं बोलूंगा कि गेम चलता रहता है, बट इस तरीके से जो पूरा मैनेजिंग सिस्टम है, ये जो पूरा मैनेजमेंट है, ये इसी तरीके से चलता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी है। फाउंडिंग ईयर याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के अंदर है। टोटल मेंबर्स इसमें 68 हैं। प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया ने मेंबरशिप ली थी 1966 के अंदर ही, मतलब शुरुआत से ही भारत इसका मेंबर है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म्स भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सार्क की बात की जाए तो सार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1985, ढाका बांग्लादेश के अंदर इसे किया गया था। देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज का एक एसोसिएशन है। मैंने वही बात बताई है कि ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत डेवलपिंग फेज के अंदर थी, उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी से इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, क्योंकि इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा था डेवलप्ड नेशंस का। तो यहां पर ये नेशंस मिलकर अपनी एक फाइनेंशियल बॉडी को बनाना चाह रहे थे, खुद के एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाना धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ताकि एक दूसरे का आपसी सहयोग कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सके, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर और इवन पॉलिटिकल लेवल पर भी। अब ऐसी लिस्ट के अंदर था सार्क। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1985, ढाका बांग्लादेश के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। सार्क का हेडक्वार्टर याद रखिएगा काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। शुरुआत में 7 नेशंस थे, आज 8 नेशंस सार्क के अंदर आते हैं। अफगानिस्तान 2007 में लास्ट नेशन था जो सार्क का पार्ट बना था। इसकी लास्ट समिट हुई थी 2014 के अंदर। 2016 में पाकिस्तान के अंदर इसकी समिट होने वाली थी, बट वो कैंसिल हो गई है। 2022 के अंदर भी बात की गई थी कि पाकिस्तान में इसका समिट होगा, बट उसके ऊपर भी अभी कोई विचार नहीं किया गया है। याद होगा 2016 के अंदर भारत ने अपनी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। जैसे भारत ने बाइकआउट करा इस समिट को, कोई भी नेशन इस समिट के अंदर आया नहीं, तो कैंसिल करनी पड़ी थी समिट को। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है कौन कौन सी 8 कंट्रीज है, याद रखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा 9 ऑब्जर्वर नेशंस भी है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा 8 मेंबर कंट्रीज हैं और 9 ऑब्जर्वर नेशंस है। ये सारे नेशन से साथ के। चलिए आगे बात करते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बे ऑफ बंगाल के साइड नेशंस जितने भी हैं ये उनका एक संगठन है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फाउंडेशन ईयर 1997, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। पूछा गया है बहुत बार। टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल इसमें अभी 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स के नाम भी मैंने यहां पर लिखे हैं। 5 deriving from South Asia, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 from the Southeast Asia, including Myanmar and Thailand. चेयरमैनशिप अभी श्रीलंका के पास है। याद रखिएगा नेशन के पास इसकी चेयरमैनशिप होती है। इसके बाद नाटो की बात कर ली जाए। नाटो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर, कि यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया है तो नाटो को रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसको लेकर नाटो ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था और कई लोगों ने स्टेटमेंट की निंदा भी करी थी। इसके ऊपर कई विवाद भी रहे थे। नाटो की बात करना जरूरी है। नाटो क्या है? नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ मिलिट्री अलायंस। याद रखिएगा मिलिट्री अलायंस है। 30 देश इसके अंदर है। 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो ये नाटो फिर उसकी हेल्प करने के लिए जाएगा। मुझे कमेंट में बताइए कि क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर है या नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर बात अटकी थी कि नाटो हेल्प करने क्यों नहीं गया, बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसे अटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है और इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुई थी? 1949 में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइडेड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। याद रखिएगा मेजर मकसद यही था कि जब भी रशिया किसी पे अटैक कर दे तो हम कलेक्टिवली मिलकर उस नेशन को सिक्योरिटी दें। बिकॉज रशिया लंबे समय से ये कर रहा था कि दूसरे नेशंस के ऊपर हमला करना, इन्वेड करना, तो यहां पर रशिया से बचने के लिए, क्योंकि रशिया के आसपास वो छोटे छोटे नेशंस थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप बना दिया गया कि अगर किसी भी नेशन पे रशिया ने हमला किया तो नाटो का सपोर्ट उस नेशन को मिलेगा। आगे बात करते हैं। 30 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर इसके बेल्जियम के अंदर, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। NATO's essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all the members by political and military means। मतलब अगर पॉलिटिकल इश्यूज भी हो रहे हैं या मिलिट्री इशू हो रहे हैं तो एक सिक्योरिटी और सेफगार्ड प्रोवाइड करना, यही मेन मोटिव था नाटो का। अब हम आते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मोटा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया गया था जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। अभी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। जीएसटी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसटी क्या है, इसको वन नेशन वन टैक्स का जो फॉर्मूला था उसको ये प्रूव करता है कि पूरे देश में एक ही तरीके का टैक्स लगेगा। टैक्स के स्लैब्स कौन कौन से याद रखिएगा, 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। पहली बार 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 122nd अमेंडमेंट बिल के रूप में। इसके बाद अप्रूवल मिला इसको 2016 के अंदर और वापस से राज्यसभा के अंदर ये पास हो गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। याद रखिएगा कब से जीएसटी देश में लागू है, बहुत बार पूछा गया है। तो 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू हो गया है। याद रखिएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और किस चीज के लिए है ये वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी को प्रूव करता है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल होती है कि जीएसटी रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं कि किसी टैक्स को बढ़ाना है, किस टैक्स को कम करना है, किसी नई चीज पर टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, ये डिसाइड करने के लिए काउंसिल बनाई गई जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। याद रखिएगा सेंटर और स्टेट का एक जॉइंट फोरम है, मतलब सारे राज्य इसमें अंदर आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर आती है। बात की जाए, इट वॉज सेटअप बाय द प्रेसिडेंट। किसने इसको सेटअप किया था? प्रेसिडेंट ने सेटअप किया था। आर्टिकल 279A सब आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इसे सेटअप किया गया था। द मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल इंक्लूड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनकी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? देश के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं।
और उसके अलावा जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। या अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी और दूसरे व्यक्ति को भी यहां पर अपनी जगह भेजना चाहे तो उन्हें भी यहां पर भेज सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जीएसटी को लेके ये थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के अंदर जीएसटी कई बार पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट फेज हमारा है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। बैंकिंग के बारे में पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए, बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर हालांकि क्वेश्चंस कम आते हैं एनडीए के अंदर, बट पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि पोटेंशियल है कि आ सकती है, पूछी जा सकती है, तो उसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा और वो जरूरी भी, आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। देखिए बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, आप सभी में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट्स बैंक के अंदर होंगे। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, हम वहां पर पैसे जमा करते हैं, जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि किसी भी देश का जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। ये पॉइंट याद रखिएगा। किसी भी नेशन की अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसका एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे उभर के आती है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर देश का बैंकिंग सिस्टम जब भी कमजोर होता है तो देश की इकोनॉमी डाउन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल क्राइसिस आने के पहले का जो सबसे बड़ा अंदेशा होता है वो ये होता है कि वहां का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और कोविड के बाद हमने एक टर्म बार बार सुनने में आ रहा था, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि देश का एनपीए बढ़ता जा रहा है, बैंक्स के ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है। तो वो चीज क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले बैंकिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। भारत के अंदर जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा 1770 में बना था और इसका जो लोकेशन था वो था कलकत्ता। आरबीआई नहीं था, सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1717 के अंदर। उसके बाद आरबीआई को यहां पर स्टैब्लिश किया गया था, एक कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पे या उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक ऐसी फाइनेंशियल बॉडी को बनाना जरूरी था जो कि गवर्नमेंट के बैंकिंग फंक्शंस को संभाल के रखे। इसका शुरुआत में फंक्शन ये नहीं था कि देश की इकोनॉमी को रेगुलेट करना। देखिए जब ये बन रहा है तो कब बन रहा है, 1935 के अंदर ये बना था। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। तब देश में ब्रिटिशर्स का राज था। उस समय पर इसका मतलब, इसका जो मकसद था वो ये नहीं था, इसका मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट का एज अ बैंकर के फॉर्म में काम करना। और हालांकि उस टाइम पर ये एज अ प्राइवेट बैंक ही था, ये उस समय पर इसका नेशनलाइजेशन भी नहीं किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि ये सरकार ने इस बैंक को अपने आधिपत्य में ले लिया है। सरकार ने कहा कि अब ये बैंक जो है वो सरकारी है, प्राइवेट नहीं रहेगा। आरबीआई को फिर बहुत सारे काम दिए गए, इसको बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा जाता है, सारे बैंकों का बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशंस को ये तय करता है, बैंक्स की क्या बाउंड्रीज है, क्या लिमिटेशंस है, उनके ऊपर रेगुलेट करता है, उनके ऊपर नियम लगाता है, कानून लगाता है, कई बार सजा भी देता है। आगे पढ़ेंगे सारी चीजें इनके बारे में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया था 1937 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर लिया गया था। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था, कलकत्ता के अंदर था। आरबीआई के जो फंक्शन से पहले आरबीआई के कंपोजिशन को जानना जरूरी कि कितने मेंबर्स होते हैं। आरबीआई में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं और एक गवर्नर है। आरबीआई के अभी के गवर्नर कौन है बताइएगा, शक्तिकांत दास जी। वैसे तो मैं बता देता हूं, शक्तिकांत दास जी इनके गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, उनका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। जी हां, 4 डिप्टी गवर्नर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा ये अलग अलग मिनिस्टर मेंबर्स भी होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 2, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं 10 और डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव लोकल बोर्ड्स होते हैं 4। तो इस तरीके से टोटल 21 मेंबर्स यहां पर आरबीआई के अंदर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के फंक्शंस क्या है, इशूइंग करेंसी नोट्स। नोट्स को इशू करता है आरबीआई, कॉइन्स को इशू नहीं करता है। याद रखना, कॉइन्स को इशू नहीं करेगा आरबीआई, नोट्स को इशू करता है। याद रखिएगा, नोट्स को आरबीआई इशू करता है। बैंकर्स टू अदर बैंक्स, दूसरे बैंक का बैंक होता है, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये कि दूसरे बैंक्स को रेगुलेट करता है। दूसरे बैंक्स को भी जब लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास ही जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो इस बारे में। बट याद रखिएगा, आरबीआई को बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज देश के अंदर जो बैंकिंग बॉडीज है, जितने भी बैंक्स है, चाहे फिर वो फॉरेन बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, इवन गवर्नमेंट बैंक्स हो, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है आरबीआई।
सरकार का बैंकर भी होता है, सरकार का बैंक भी होता है, ये आरबीआई होते हैं। इट हैज द ड्यूटी टू मेक पेमेंट्स, टैक्सेस एंड डिपॉजिट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स करना, टैक्सेस पे करना, डिपॉजिट्स निकालना, ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई करना। पेमेंट किसको करना? बाहर के नेशंस को करना। मान लीजिए हमने पेट्रोल लिया है, कहीं से इंपोर्ट करवाया, तो उसका पेमेंट करना, टैक्सेस पे करना दूसरी कंट्री के अंदर अगर हमारे कोई गुड्स जा रहे हैं, तो ये सारा काम आरबीआई ही करता है गवर्नमेंट के बेस के ऊपर। हालांकि बहुत डीपली चीज है, बट आपको जानना जरूरी था। इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता है। फाइनेंशियल एडवाइस देता है सरकार को समय समय पर। फॉरेन रिजर्व, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसका एक कस्टोडियन होता है। फॉरेन रिजर्व मतलब जहां पर हम फॉरेन करेंसी रखते हैं, गोल्ड हम रखते हैं, फॉरेन करेंसीज रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, वो फॉरेन रिजर्व का जो कस्टोडियन होता है वो कौन होता है? वो आरबीआई होता है। आरबीआई के पास उसकी कस्टडी होती है। आरबीआई रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे देश में कितना मनी सप्लाई होगा उसको रेगुलेट करता है आरबीआई। एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर देश में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया तो देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मनी का सप्लाई बहुत कम हुआ तो क्या होगा? देश के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएगा देश। तो यहां पर मनी का सप्लाई एक रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और इस मनी के सप्लाई को रेगुलेट करता है आरबीआई। कैसे करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, देश में मनी की कमी आ जाती है, देश में मनी ज्यादा हो जाती है, उस समय पर इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई ये चीज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली क्या मतलब है? सेंट्रल बैंक्स यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्रीज इकोनॉमी। याद रखिएगा, किसी भी देश के अंदर उसके जो फाइनेंशियल, देश में महंगाई आएगी या देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं करेगी, सब इस बात पे डिपेंड करता है कि देश के अंदर मनी का फ्लो कैसा जा रहा है, पैसा कितना है देश के अंदर। मनी के कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और ये काम हमारे देश में करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी होती है जो इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करती है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर को बढ़ा दिया है, या रेपो रेट को कम कर दिया है, या बेस रेट को बढ़ा दिया है। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं जिनका यूज करके मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। कि आप रेट बढ़ा दोगे तो मनी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रेट कम कर दोगे तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। ये टूल्स होते हैं आरबीआई के, जिन्हें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के नाम से जाना जाता है। और एक कमिटी होती है, 6 मेंबर कमिटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है। ये कमिटी डिसाइड करती है कि रेट्स को कितना बढ़ाना है, कम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसमें आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं 3, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब सरकार की तरफ से आते हैं। तो एक मिलीजुली बॉडी है। 3 मेंबर्स तो आरबीआई के हैं जो कि अपने मन से काम कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में काम नहीं करते। 3 मेंबर सरकार के होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर काम क्या है? मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, बढ़ाना है, घटाना। जब मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो जिस तरह की पॉलिसीज का यूज किया जाता है उन्हें कहा जाता है एक्सपोनेंशियली पॉलिसी। एक्सपोनेंशियली मतलब एक्सपांड करना है, मनी के फ्लो को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो पॉलिसी का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियली पॉलिसी। दूसरा होता है जब मनी के फ्लो को कम करना है। जब मनी के फ्लो को कम करना होता है तो जिस तरह की पॉलिसीज का यूज किया जाता है उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। मनी को कम करना, मार्केट से कम कर देना, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आरबीआई बेसिकली क्या करता है? इंटरेस्ट रेट्स को कम ज्यादा करता रहता है। अब जैसे एग्जांपल की बात की जाए कि मान लीजिए ये हमारे देश की इकोनॉमी है, मान लेते हैं हमारे कंट्री है या देश है कोई, इसके अंदर मनी का फ्लो बहुत कम है, मतलब लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसे की कमी हो गई देश में। तो आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगा। जो इंटरेस्ट रेट्स पहले 8% थे उसको कर देगा 5%। अब इससे क्या होगा? लोग लोन लेने के लिए इंकरेज होंगे। मतलब मान लीजिए अगर मुझे कार लेनी है, बट कार का जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8%। तो मैं बोलूंगा नहीं अभी मैं लोन नहीं लेता हूं, 8% बहुत ज्यादा है। बट आरबीआई क्या कर रही है कि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाना चाह रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? वो 8% इंटरेस्ट रेट को कर देगा 5%। अब मैं सोचूंगा कि अरे 5% इंटरेस्ट रेट पे कार मिल रही है, चलो मैं कार परचेस कर लेता हूं। अब जब मैं कार परचेस करूंगा तो मैं मनी को दूंगा, मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा, कार डीलर के पास जाऊंगा, उसके पास डाउन पेमेंट जमा करवाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा, और फिर क्या होगा? मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा? मार्केट के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा? जब ज्यादा लोग कार लेंगे तो कारों की सेल भी तो बढ़ जाएगी। जब कार की सेल बढ़ेगी तो सेक्टर में काम करने वाले लोगों का जॉब भी सिक्योर रहेगा। तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि क्या होगा? अगर मान लो कि मार्केट में कोई कार परचेस ही नहीं कर रहा है,
कोई कार नहीं खरीद रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर डूबने लगेगा। और कार क्यों नहीं खरीद रहे, बिकॉज रेट्स काफी ज्यादा है व्हीकल लोन के। तो ये चीजें आपको समझना होगी, सारी की सारी चीजें जो है वो मार्केट के मनी के फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये तो मैंने तब बताया जब मार्केट के अंदर मनी का फ्लो काफी कम था। अब मान लो एक कंडीशन आ गई जब मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर आ गया। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट पहले 5% था उसको 8% कर देगी। अब क्या होगा, पहले लोग 5% पे बहुत सारा लोन ले रहे थे, अब 8% पे कम लोग लोन लेंगे, बोलेंगे नहीं रेट्स बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में मनी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से जो है वो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करके मार्केट के अंदर मनी को जो है कंट्रोल करता है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रेपो रेट होता है, आरआरआर होता है दैट मींस रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ओएमओज होते हैं। एक एक करके इन सारे टूल्स को हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The commercial banks have to hold a certain minimum amount of deposit as the reserve with the central bank in form of cash. The percentage of cash required to be kept in reserve as against the bank's total deposit is called the cash reserve ratio. Banks didn't get interest on CRR. ये पॉइंट याद रखना। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बैंक्स के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है, मान लीजिए पर्सन है, ये पर्सन ने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, ये कोई सरकारी बैंक था, प्राइवेट बैंक था, बैंक में डिपॉजिट किए। अब यहां पर ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो पैसा है, जैसे 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए तो 1,000 रुपए बैंक के अंदर रहेंगे, नहीं, कुछ सर्टेन परसेंट जो है बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। मान लो कि ये जो रेट चल रहा है सीआरआर का, वो चल रहा है 10%, मतलब बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका 10% उनको किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होगा, 1,000 रुपए जमा करे तो 1,000 रुपए में से 100 रुपए किसके पास जमा करने पड़ेंगे, आरबीआई के पास जमा करने पड़ेंगे। तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। अभी आरबीआई ऐसा करते हैं क्यों है, ये करता है आरबीआई इसलिए ताकि एक सेफ्टी वॉल्व बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कल ये बैंक डूब गया तो इस आदमी के 960 रुपए तो डूब जाएंगे, बट कम से कम ये 100 रुपए तो आरबीआई के पास सिक्योरिटी रहेंगे। दैट्स व्हाई सीआरआर जो है वो एक सेफ्टी वॉल की तरह यहां पर काम करता है। बट एक समस्या ये है कि सीआरआर में बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब अगर ये बैंक 1,000 रुपए में से 100 रुपए आरबीआई के पास रख रहे हैं तो आरबीआई इसके ऊपर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है कि आप मुझे पैसा दे रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दूं, कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट दे दूं, नहीं। इसलिए सीआरआर जब भी बढ़ता है ना तो बैंक्स काफी नाखुश हो जाते हैं कि अरे हमारे पास पैसा कम हो रहा है। अब बैंक्स नाखुश क्यों होते हैं, पैसा तो हमारा है। आप एक बात समझिएगा, ये हमारा जो पैसा होता है ना, आपका और मेरा, ये जैसे मान लीजिए कि जो 1,000 रुपए इस बैंक में डिपॉजिट होने थे, ये 1,000 रुपए ही ये बैंक आगे जाके लोन के फॉर्म में दूसरे कस्टमर्स को देता है। समझिएगा इस चीज को। दैट्स व्हाई बैंक तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास रहे। अगर किसी कस्टमर ने 1,000 रुपए डिपॉजिट करा है तो वो पूरा 1,000 रुपए हमारे पास होना चाहिए। अगर उसका 10% का सीआरआर हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, खाली 900 रुपए ही बचेंगे। बट अगर इसको कम कर दिया जाए, सिर्फ 5% ही रहेगा मान लो सीआरआर, तो बैंक्स खुश हो जाते कि अरे अब हमारे पास ज्यादा पैसा है तो अब हम ज्यादा लोन दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई सीआरआर का बढ़ना घटना बैंक्स के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, एक्चुअली उनकी लोन देने की कैपेसिटी के ऊपर। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात यहां पर यह आ जाती है कि सीआरआर के ऊपर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, तो बैंक्स जो है वो परेशानी रहते हैं कि अरे सीआरआर पे ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारी जो कैपेसिटी है लोन देने की उसको भी सीआरआर कम कर देता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे एसएलआर के नाम से जाना जाता है। अब एसएलआर क्या होता है, बट इससे पहले ये बता दूं कि एसएलआर को लेकर बैंक्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एसएलआर का रेट बढ़ता है तो बैंक्स को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बैंक्स खुश रहते हैं। जैसे हमने सीआरआर में देखा था कि सीआरआर का रेट जब बढ़ रहा था तो बैंक्स नाखुश हो जाते हैं कि सीआरआर का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अब एसएलआर के अंदर ऐसा क्या होता है कि बैंक्स खुश रहते हैं, आइए समझते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म्स भी कई वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कि एसएलआर में एस का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब क्या होता है एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो called SLR is the minimum percentage, याद रखिएगा, minimum percentage of deposit that the commercial banks maintain through gold, cash or other securities. However, this deposit are maintained by the banks themselves. ये point बड़ा important है, maintained by the banks themselves and not with the RBI or Reserve Bank of India. और इससे भी बड़ा एक point यहाँ लिखा है,
बैंक्स गेट इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है एसएलआर के ऊपर। पहले मैं सीआरआर बता देता हूं, जो इससे पहले हमने समझा था। सीआरआर में क्या था कि जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, बैंक्स को उसका कुछ सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास जमा करना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। और वो क्यों काम करता है, वो जस्ट सेफ्टी वॉल काम करता है कि आगे जाके अगर बैंक्स में कोई समस्या आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो लोगों का पैसा ना डूबे। बट उसमें समस्या ये आती है कि आरबीआई सीआरआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, तो बैंक्स थोड़े से नाखुश होते हैं। एक तो पैसा कम अगर बैंक्स के पास आएगा, या जितना पैसा आ रहा है उसमें से भी अगर कुछ परसेंटेज कट जाएगा, तो बैंक्स जो है वो बाहर मार्केट में कम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और बैंक्स का प्रॉफिट कम होगा। ये क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा आपको कि बैंक्स का प्रॉफिट इसमें कम क्यों होता है। बट एसएलआर में इसका उल्टा होता है। एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर भी उसी तरीके का परसेंटेज होता है। इसमें सबसे पहली बात, बैंक्स को अपने पास में इस रिजर्व को जमा करके रखना होता है, मतलब बैंक्स को अपने पास में उस पैसे को मेंटेन करके रखना होता है। अब उस पैसे को जो परसेंटेज है उसको मनी के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब नॉन कैश फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। उससे भी बड़ी बात, इस पे बैंक्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जब बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक को नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है कि ठीक है, अगर हम उस पैसे को मार्केट में डिपॉजिट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, जिससे हमारा फायदा हो रहा है। दैट्स वाई एसएलआर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, पहली चीज, एसएलआर को नॉन कैश फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बैंक्स को अपने पास ही मेंटेन करना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक को इसमें क्या मिलता है, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये कोई बैंक है, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, कस्टमर का पैसा बैंक के अंदर जमा होता है, ठीक है, उसी पैसे को बैंक क्या करता है, बाहर जाके लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद ये लोन से इंटरेस्ट आता है, लोन्स की ईएमआई आती है, प्रॉफिट होता है, और उसी से बैंक अपना पैसा कमाता है। बैंक किसी तरीके से फंक्शन करते हैं, बैंक के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। बैंक हमारे पैसे से ही पैसा कमाता है। तो यहां पर यह जरूरी हो जाता है इन बैंक्स के लिए कि जितना ज्यादा इनके पास पैसा रहे, उतना ज्यादा वो पैसा मार्केट में लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपने सुना होगा कि डिपॉजिट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें कैसे मिल पाता है, ये भी इसी तरीके से मिलता है कि बैंक्स पैसे को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और फिर उस डिपॉजिट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमको मिल पाता है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है। बट क्या होता है कि अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि इस पर्सन ने 1000 रुपए डिपॉजिट करे, 20% का एसएलआर चल रहा है, तो जो 200 रुपए हैं उसका तो इस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ेगा। बाकी 800 रुपए ही बैंक के पास बैलेंस होता है, और 800 रुपए को ही वो मार्केट में लोन के फॉर्म में दे पाता है। बट असल में वो 800 से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 1000 रुपए अगर किसी ने जमा करे, उस पे पहले सीआरआर लगेगा, उसके बाद एसएलआर लगेगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को ही बैंक बाहर मार्केट में लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बैंक के लिए होती है। बट एसएलआर को लेकर थोड़ी सी खुशी यहां पर बैंक को इसलिए होती है कि इसके ऊपर बैंक को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, मतलब बैंक्स की कहीं ना कहीं इनकम हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट आसान सा है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। जी हां, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक लोन देता है, मतलब आरबीआई लोन देता है। कमर्शियल बैंक्स को लोन क्यों चाहिए? देखिए, कमर्शियल बैंक्स को बेसिकली लोन चाहिए रहता है अपने सीआरआर को मेंटेन करने के लिए, सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे दिया जाता है, डेली बेसिस के ऊपर ये लोन दिया जाता है, और इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट याद रखिएगा। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? वो परसेंटेज जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को। अब देखो, जब भी वो लोन देता है, मान लो अगर मैं किसी बैंक में लोन लेने गया, तो लोन वाले, बैंक वाले मुझसे क्या पूछते हैं, ठीक है लोन तो हम देंगे, सिक्योरिटी में क्या रख रहे हो, गिरवी कुछ रख सकते हो या नहीं रख सकते, पूछते हैं ना। तो ये चीज यहां पर भी करते हैं। यहां पर क्या होता है, रेपो रेट के टाइम पे जो बैंक्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डिपॉजिट के फॉर्म में रखना पड़ता है। किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, मतलब कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है। कोलेटरल का जरूरी होना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेटरल यहां पर रिक्वायर्ड होता है रेपो रेट के समय पे, कि अगर नहीं चुका पाए तो फिर क्या, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे दिया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे एक दूसरा रेट होता है नॉर्मली, जिसे अब देखिए रेपो रेट की बात कर लीजिए, मान लो रेपो रेट 9% चल रहा है, तो क्या हो जाएगा कि मान लो कोई कमर्शियल बैंक था, उसने आरबीआई से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट के तौर पे कितने रुपए लिए? रेपो रेट के तौर पे लिए उसने 100 रुपए।
अब वो जो 100 रुपए उसने जब लिए, तो जब वो वापस करेंगे तो वापस करते टाइम उन्हें कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 109 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रेपो रेट कितने परसेंट का चल रहा है? 9% का चल रहा है। तो जितना ज्यादा रेपो रेट होता है उतना कम बैंक को फायदा होता है, और जितना कम रेपो रेट होगा बैंक को उतना ज्यादा फायदा होता है। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली यही चाहते हैं कि जो रेपो रेट है वो कम से कम रहे, ताकि वो जितना लोन चाहे वो ले सके और उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो ये पॉलिसी यहां पर होती है। अब इसी की तरह एक आगे टर्म होता है जिसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इसी तरीके का होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। यहां पर कोई भी कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व यहां पर नहीं किया जाता है। बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। इसमें भी लोन दिए जाते हैं, बट ये लोन कैसे होते हैं? ये लॉन्ग टर्म होते हैं। रेपो रेट के अंदर हम देख रहे थे कि शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जा रहे थे, बैंक रेट के अंदर जो लोन्स दिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स यहां पर दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ओएमओ एक बहुत बढ़िया टूल होता है। मार्केट के अंदर जब भी सरकार को पैसा चाहिए रहता है या आरबीआई चाहता है कि वो मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ा दे या कम कर दे, तो बेसिकली इस ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ये होता क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। Open market operations, the purchase and sell of the security in the open market by the central bank, are the key tool used to the Federal Reserve in the implementation of monetary policy। देखिए क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर, बेसिकली जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है या परचेस करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेस करके मार्केट में मनी का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि देश के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत मनी का फ्लो बढ़ गया है, लोगों के पास बहुत पैसा, देश में मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया है। तो यहां पर क्या किया जाता है? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, याद रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस को रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से। आरबीआई क्या करेगा? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिलीज कर देगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिश कर देगा कि चलिए जिनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए वो परचेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये सेफ होती है, इनके डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं तो ये तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल नहीं होता है, बट बहुत कम होता है। तो लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं हमेशा से। दैट्स वाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब भी मार्केट में लॉन्च की जाती है, मार्केट में लोग उससे परचेस करते ही हैं। तो अब मान लीजिए मार्केट के अंदर मनी ज्यादा हो गई, तो क्या करेंगे सरकार? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्च कर देंगे। हमने देखा था कोविड के टाइम पे जब कोविड के बारे में, जब कोविड-19 कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत थी, उस टाइम पर भी एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस आया था। क्यों आया था वो मैं बताता हूं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ? अब लोग जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार रिलीज करती, लोग इससे परचेस करते हैं। जब परचेस करते हैं तो परचेस करने के लिए वो पैसा पे करते हैं। अब क्या है, जो मनी है वो किसके पास चली गई? यहां से गवर्नमेंट के पास चले गए। तो इससे पैसा किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। वैसे ही कोविड-19 के बाद सरकार के पास जब पैसे की कमी थी, तो सरकार ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाए थे। इसमें क्या था? सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही थी। सरकार का मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसे को इकट्ठा करना। तो लोगों ने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करा, तो वो पैसा किसके पास गया? वो पैसा गया डायरेक्टली सरकार के पास जाता है। तो ये एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू मार्केट की मनी को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। कैसे मनी को कंट्रोल किया? कि मार्केट में जो मनी थी वो कम हो गई और किसके पास चली गई? सरकार के पास चली गई। एक दूसरा तरीका होता है कि मार्केट के अंदर अगर मनी बहुत कम है, अभी यहां पे मार्केट में मनी ज्यादा थी, अब मनी बहुत कम है और मनी के फ्लो को बढ़ाना है, तो उस टाइम पे सरकार क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करना शुरू कर देती है कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप हमें दीजिए। जब आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे तो हम आपको उसके बदले क्या देंगे? पैसा देंगे। अब इस ऑपरेशन में क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस किया जाएगा लोगों से, और लोगों को क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले पैसा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? मार्केट के अंदर मनी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, जिसके थ्रू सरकार क्या है? मार्केट के अंदर मनी को रेगुलेट करती है, बढ़ाती है और कम करने का काम भी करती है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या है? मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को रेगुलेट करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए हमारे देश में प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी है, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, बट गांवों के लिए बेसिकली गांव की नीड्स को पूरी करने के लिए, विलेज के लोन की नीड्स को पूरी करने के लिए, रूरल एरियाज के लिए यहां पर बैंक्स बनाए गए हैं।
जिनका नाम है रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या पॉइंट्स याद रखना है आपको? पहली बात, आरआरबीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर, कि रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट की कभी कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कोई ऐसा पर्सन जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं, हमारे देश के जो किसान भाई है, अगर वो किसी कमर्शियल बैंक में जाते हैं तो कमर्शियल बैंक में अगर वो लोन मांगते हैं खेती करने के लिए, तो वो उनको लोन नहीं देंगे। वो उनसे पूछेंगे कि चलो ठीक है लोन हमको आपको देते हैं, बट सिक्योरिटी पे रखने के लिए क्या है, और लोन वापस आप कैसे करोगे, क्योंकि आप जॉब तो करते नहीं हो, हर महीने आपकी कोई पेमेंट आ नहीं रही है, तो आप लोन वापस कैसे करोगे। अब यहां पर कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देते, बट अगर अब रूरल बैंक्स की बात की जाए तो रूरल बैंक्स का मकसद ही ये था कि हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर का एरिया है पूरा, या रूरल सेक्टर है, वहां पर लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी क्रेडिट की समस्या को दूर किया जा सके। क्योंकि हो ये रहा था कि देश के अंदर बैंकिंग का कमर्शलाइजेशन हो गया। शहरों के अंदर तो लोगों के अकाउंट्स बैंक के अंदर थे, बट गांव के अंदर लोग आज भी प्राइवेट लेंडर्स के पास जा रहे थे। प्राइवेट लेंडर्स मतलब आप अगर विलेज से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा आपके गांव में एक बहुत अमीर आदमी होगा जो लोन देता होगा, बट उसके लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाता होगा 12% का, 15% का, कई बार 20% तक भी चला जाता है। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। इससे होता है था कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, और अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे गांव के अंदर आप देखते हैं कि प्राइवेट लेंडर्स से ही लोन लिया जाता है, और कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक्स मना कर देते। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि आपके पास सिक्योरिटी में रखने के लिए कुछ नहीं है, या आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही यहां पर रूरल बैंक्स को इमर्ज किया गया था। याद रखिएगा, यहां पर नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे, रिपोर्ट 1975 के अंदर आई थी, और यहां पर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर आया था, और रीजनल रूरल बैंक्स को जो है वो यहां पर सेटअप किया गया था। पहला बैंक यहां पर कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया था पहला बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को इसे ओपन किया गया था। आगे बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। अब आरआरबी के अंदर क्या होता है? मेजरली शेयर्स होते हैं इसमें। 50% शेयर जो है, मतलब अगर कोई आरआरबी है तो 50% शेयर उस आरआरबी में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा 50%। 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जिस भी स्टेट का रूरल बैंक है। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 15% है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी उसमें 50%। और उसका जो स्पॉन्सर बैंक होगा, मतलब बहुत सारे बैंक स्पॉन्सर होते हैं, जैसे एसबीआई एक स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक एक स्पॉन्सर बैंक हो सकता है। स्पॉन्सर बैंक का जो हिस्सा होता है वो होता है 35%। तो उसमें किसी एक व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं होती है। याद रखिएगा, आरआरबीज के अंदर 50% हिस्सेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 15% होती है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की, और 35% होती है स्पॉन्सर बैंक की। आप देखिएगा आपके एरिया का जो भी रिजर्व बैंक, जो भी आपका रूरल बैंक है, उसके अंदर स्पॉन्सर बैंक कौन है वो चेक करिएगा, क्योंकि हर रूरल बैंक का स्पॉन्सर बैंक अलग अलग होता है। किसी का एसबीआई हो सकता है, किसी का इंडियन बैंक हो सकता है, तो बहुत सारे अलग अलग बैंक्स होते हैं। अब इसके बाद एक आते हैं हमारे नाबार्ड। नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश किया गया था। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1979 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी शिवरमन। याद रखिएगा, कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था CRAFICARD कमिटी, जिसके चेयरमैन थे बी शिवरमन, इसलिए इसे शिवरमन कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। शिवरमन कमिटी 1979 में बनाई गई थी। शिवरमन कमिटी के निर्देशों पर ही, इनकी रिकमेंडेशन पर ही नाबार्ड को बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड का काम भी यही था मेजरली कि रूरल क्रेडिट को रेगुलेट करना। जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई था, बट रूरल क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, तो नाबार्ड को यहां पर लेकर आया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। याद रखिएगा, इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे। नाबार्ड के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा। याद रखिएगा इन चीजों को, बैंकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि आज हमारे देश में नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, सरकारी बैंक्स कितने हैं? तो टोटल 12 हमारे देश में नेशनलाइज्ड बैंक आज के टाइम पर है। 12 सरकारी बैंक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। तैयारी अपनी अच्छी करते रहना, अच्छे से मेहनत करना, और बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में डरना तो है ही नहीं, बस अपने आप पे भरोसा रखना है और एनडीए ज्वाइन करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं मैं आपसे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।